व्हाट इज पोल्यूशन, काइंड्स, कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स दैट इज पोल्यूटेंट्स into environment that result in adverse changes to ecosystem, or it refers to undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of environment। तो ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद काइंड्स, तो वैसे तो बहुत सारे काइंड्स आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी टाइप्स रिकॉग्नाइज अंडर इंडियन इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क है वो है एयर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेज, डस्ट एंड स्मोक। ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद इसके कॉजेज व्हीकल इमिशन से होता है, इंडस्ट्रियल स्मोक से होता है, स्टबल बर्निंग एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 रेगुलेट करता है एयर पोल्यूशन को। वाटर पोल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज मेकिंग द वाटर अनसेफ फॉर यूज। ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद कॉजेज, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, केमिकल रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स, रिलीजियस ऑफरिंग्स, इमरजेंस ऑफ आइडल्स। इसको रेगुलेट करने वाला एक्ट है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। देन आता सॉइल लैंड पोल्यूशंस, डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ सरफेस थ्रू मिसयूज ऑफ सॉइल एंड पुअर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद इसके कॉजेज, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक वेस्ट एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट। देन आता फोर्थ टाइप, नॉइज पोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन, अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड दैट हार्म्स ह्यूमन हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ। कॉजेज, लाउड स्पीकर, हेवी मशीनरी, फायर क्रैकर्स। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 ये इसको गवर्न करता। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स अंडर इंडियन लॉ। तो सबसे पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। देन कंसेंट टू एस्टेब्लिश, ये स्टैचूटरी परमिशन लगती, कंसेंट लगता कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज़ ऐसी डालने के लिए जिससे पोल्यूशन हो सकता है, उससे लिए कंसेंट लगता सबसे पहले। देन कंसेंट टू ऑपरेट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वगैरह वगैरह। रेमेडीज़ फॉर सिटीजन्स, पीआईएल का इस्तेमाल कर सकते, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सेक्शन 133 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पब्लिक न्यूसेंस का पिटीशन फाइल कर सकते कोर्ट के अंदर। एंड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये हो गया पोल्यूशन, काइंड्स, कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। Noise pollution. When unwanted sound is released into atmosphere, it is called as noise pollution. The Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000 govern the noise pollution in India. तो उसके अंदर 4 जोन्स में डिवाइड करा गया, एक इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया एंड साइलेंट जोन। एंड उनके डे टाइम में कितने डेसिबल साउंड अलाउ है और नाइट टाइम में कितना, वो सेट किया गया। तो इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम 675, नाइट टाइम 70, कमर्शियल एरिया में 65, उसके बाद नाइट टाइम 55, देन रेसिडेंशियल एरिया में डे टाइम 55, नाइट टाइम 45। डेसिबल्स है सब ये। साइलेंट जोन के अंदर डे टाइम में 50 डेसिबल और नाइट टाइम में 40 डेसिबल। फिर डे टाइम 6 AM टू 10 PM बोला गया और नाइट टाइम 10 PM टू 6 AM बोला गया इस रूल्स के अंदर। एरिया नॉट लेस देन, हाँ ये साइलेंट जोन को ही एरिया नॉट लेस देन 100 मीटर अराउंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कोर्ट्स, ऐसा बोला गया। इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट ऑन हियरिंग कैपेसिटी। उसके बाद पर्सन्स बिकम mentally or physically ill, reduces their working capacity, behavioral change among human, animal and birds, causes sleep interferences, birds and animals stops mating during season due to noise pollution। ये सब इफेक्ट हो गए। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन लाउड स्पीकर एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। सबसे पहले तो परमिशन लगती है अगर वो यूज़ करना है, देन नाइट बैन है, उसके बाद फेस्टिव एक्सेप्शंस, ऐसा प्रोविजन है इस रूल्स के अंदर, नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 के अंदर। देन लीगल कंट्रोल, वेरियस एक्ट बनाए गए इसको कंट्रोल करने के लिए। देन पुलिस से रिलेटेड एक्ट है नॉइज पोल्यूशन के कुछ। देन पब्लिक न्यूसेंस, ये एक रेमेडी है। पेनल्टीज़ क्या क्या है, सबसे पहले तो इक्विपमेंट सीज किया जा सकता। देन इम्प्रिजनमेंट अप टू ₹5 लाख और फाइन अप टू ₹1 लाख और बोथ। सॉरी ये गलत हो गया, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स होगा ये, 5 ईयर्स और फाइन अप टू ₹1 लाख और बोथ, वही मैं सोच रहा। राइट्स वायलेशन, राइट टू स्लीप, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस साइलेंस। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी को ही ग्रीक वर्ड है ओइकोस, जिसका मीनिंग रहता है इंडिपेंडेंटनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विथ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब ऑर्गेनिजम्स एंड उनकी एनवायरनमेंट के बीच जो भी रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने वाली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, उसको इकोलॉजी बोला गया है। इकोलॉजी इन लीगल कंटेक्स्ट, तो इकोलॉजी के अंदर आता मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन,
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट लाइफ सिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ये सब लीगल कंटेक्स्ट के अंदर इकोलॉजी का प्रोविजंस वगैरह है। स्पेसिफिक लॉज प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी। सो इंडिया के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स। ये सब लॉज है जो ये प्रोटेक्ट करते हैं इकोलॉजी को। इकोलॉजी स्टडीज इकोसिस्टम। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोसिस्टम फंक्शंस। मतलब इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम आता है। और भी इकोसिस्टम, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, अर्बन इकोसिस्टम्स वगैरह। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। Maintains environmental balance, supports biodiversity, ensures sustainable development, prevents natural disasters and protect our future generation. Threats क्या है? Industrial pollution, deforestation, urbanization, over exploitation of resources. Right to clean and healthy environment. It is not explicitly mentioned in constitution. It has been carved out by judiciary through creative interpretation. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली दिया गया राइट नहीं है, बल्कि इसको जुडिशियरी ने इंटरप्रीट करा आर्टिकल 21 के अंदर। मतलब उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट भी आता। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, जिसका एक्सपांशन करते हुए जुडिशियरी ने बोला कि राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट भी आर्टिकल 21 के अंदर आता। देन आर्टिकल 48A डायरेक्ट टू प्रिंसिपल, स्टेट की ये ड्यूटी है कि उसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना अपने देश के अंदर। देन आर्टिकल 51A क्लॉज G फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब हर सिटीजन्स की भी ये ड्यूटी है कि उन्होंने भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना। लैंडमार्क जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, उसके अंदर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक के साथ ही, जिसके अंदर कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करा। उसके बाद सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ये जजमेंट आया उसके अंदर। देन वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर कोर्ट ने प्रिकॉशनरी एंड पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल पे ज़्यादा फोकस करा। देन रूरल एंड लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसको ही देहरादून क्वारलिंग केस बोला जाता। कोर्ट ने इसके अंदर बैलेंस करा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। देन स्टैट्यूटरी सपोर्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में। देन वाटर एक्ट 1974 का एंड एयर एक्ट 1981 का। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया 2010 के अंदर, ये राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल इक्विटी, उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड इंटरजनरेशनल इक्विटी। इनके बारे में थोड़ा इलेबोरेट कर देना हर पॉइंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो अपन अभी देखेंगे। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट द्वारा DPSP के अंदर आर्टिकल 48A ये बोलता कि स्टेट की ड्यूटी बनती कि उसने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ एफर्ट्स लेना, एक्शंस लेना या कुछ प्रोविजंस बनाना। फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A क्लॉज G, हर सिटीज़न की ये ड्यूटी बनती कि उसने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट वगैरह करना, ये इसके अंदर है। देन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21A, जिसके अंदर आता राइट टू लाइफ, और उसी को ही एक्सपांड करते हुए कोर्ट ने बोला उसके अंदर आता राइट टू, अभी देखा अपन ने, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स थ्रू 7 शेड्यूल, उसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स डिवाइड कर दिए गए कि आप इन मैटर्स से रिलेटेड लॉज बना सकते। यूनियन लिस्ट के अंदर एटॉमिक एनर्जी, देन इंटरस्टेट रिवर्स कन्फ्लिक्ट वगैरह, इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये सब मैटर यूनियन लिस्ट इन पे लॉ बनाएंगी। देन स्टेट लिस्ट को पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स दे दिए गए। देन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इस पे दोनों भी लॉ बना सकते, स्टेट और यूनियन। देन रिट जुरिस्डिक्शन दिए गए, जिसके तहत आर्टिकल 32 से आर्टिकल 226 का यूज़ करके कोई भी PIL फाइल कर सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। जैसे केसेस थे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, और देहरादून क्वारिंग और वैली केस भी बोला जाता है इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल सिंपली ये बोलता
कि आप डेवलपमेंट करो, जो नीड्स है प्रेजेंट जनरेशन की उनको फुलफ़िल करने के लिए करो आप डेवलपमेंट, लेकिन साथ ही में जो एबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन की उनकी नीड फुलफ़िल करने की उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मतलब कि आप ऐसी डेवलपमेंट करो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और जिससे नीड्स भी पूरी हो जाए प्रेजेंट जनरेशन की। और अगर ऐसा हो रहा कि एग्जाम्पल देता मैं कि एक प्रोजेक्ट बनने के लिए 100 पेड़ काटने पड़ रहा है किसी को, तो फिर उसने क्या करना, उसके बदले 1000 पेड़ लगा देना। तो इससे वो उसका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगी। 3 पिलर्स: इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी, ये पिलर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बेसिस, उसके अंदर आर्टिकल 21, देन DPSP आर्टिकल 48A एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 सेक्शन 20। ये बोलता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिसी इन इंडिया, इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपने को इन 3 के अंदर देखने को मिलते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 है जिसने एक्सपांड करा उसको, उसके अंदर राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट डाल दिया। देन DPS के अंदर स्टेट की ये ड्यूटी बना दी कि आपको एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई 2010 के अंदर, जो ये सभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को सुनती, उन पे डिसीजंस वगैरह देती और प्रोटेक्शन का काम करती। देन इसेंशियल फीचर्स, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, मतलब प्रिकॉशन ले लो, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट करने से बाद में उसका इम्पैक्ट हो सकता तो पहले ही आप उस प्रोजेक्ट को बनाओ ही मत। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये बोलता। देन पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो नुकसान करेगा मतलब पॉल्यूशन करेगा उसको ही पे करना पड़ेगा, उसकी ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी रहेंगी, ये प्रिंसिपल बोलता है। देन मीन्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, टेक प्रिकॉशनरी स्टेप टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन बैन ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड वेपन्स। उसके बाद कंस्टिट्यूट एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेस्टेशन करो, कंजर्वेशन ऑफ सी एंड वाइल्ड लाइफ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस है जैसे देहरादून क्वारिंग केस एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Environment impact assessment. It may be defined as a formal process used to predict environmental consequences of any development project. तो ये जो है ऑथोरिटी, इसका काम है कि वो जांच पड़ताल करती। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट बन रहा तो उससे वो प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरनमेंट पे, वो ये पहले ही स्टडी कर देती। और अगर इसको लगा कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, इससे बहुत इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा, तो फिर उसको परमिशन ही नहीं देती। तो ये काम है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑथोरिटी का। द लीगल बेसिस ऑफ EI इन इंडिया, नॉट अ सेपरेट एक्ट, इंस्टेड इट्स अ स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है इंडिया के अंदर, बट ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अंदर नोटिफिकेशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। जैसे Environmental Impact Assessment Notification 1994, EI Notification 2006 and Rule of Law Section 3 of Environment Protection Act 1986। 4 stages of Environment Impact Assessment process। सबसे पहले वो स्क्रीनिंग करते, देन स्कोपिंग, देन पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब पब्लिक के क्या ओपिनियंस है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद अप्रेजल। कोर फिलोसॉफी ऑफ EI इज़ अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब उनका मेन मोटिव है कि प्रिकॉशंस ले लो, बाद में भुगतान करने से अच्छा है। प्रोजेक्ट कैटेगराइजेशन, सो कैटेगरीज में डिवाइड करा उन्होंने। कैटेगरी ए के अंदर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स डाल दिए जिनके लिए क्लियरेंस लगता है MOEFCC से। देन कैटेगरी बी के अंदर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स डाल दिया जो हैंडल किए जाते हैं स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑथोरिटी द्वारा। प्रोजेक्ट कवर्ड इंडस्ट्रियल हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, तो इन सब को असिस्ट करती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑथोरिटी। उसके बाद फीचर्स ऑफ गुड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सबसे पहले वो ट्रांसपेरेंट होना, उसके बाद पार्टिसिपेटरी इन नेचर, बी अकाउंटेबल, उसके बाद बी रिलायबल एंड बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972। In 1972, United Nations Conference on Human Environment is popularly known as Stockholm Conference। बहुत बार यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट करके भी क्वेश्चन आता तो उसका मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ही रहता। इट इज़ अ मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की प्रिंसिपल्स। कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 26 प्रिंसिपल्स, मतलब उसके अंदर 26 प्रिंसिपल्स दिए गए।
मोस्ट रिलेवेंट ऑफ देम फॉर इंडियन jurisprudence आर प्रिंसिपल 1 जो बोलता कि मैन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इक्वालिटी एंड एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ लाइफ इन एन एनवायरमेंट ऑफ क्वालिटी. Then principle 2, natural resources of earth must be safeguarded for benefit of present and future generations. Intergenerational equity का principle. Then principle 11, environmental policies of all states should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries. तो इसको ही अपन sustainable development भी बोल सकते हैं. तो ये तीन जो प्रिंसिपल्स थे 26 में से, ये मोस्ट रिलेवेंट है अपने इंडियन jurisprudence के अकॉर्डिंग. देन इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जैसे ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 हुआ, अपनी इंडिया के अंदर 42nd अमेंडमेंट करी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1976 में. टू फुलफिल कमिटमेंट्स मेड एट स्टॉकहोम, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डायरेक्टली इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके अंदर फिर आर्टिकल 48A DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नेचर. देन आर्टिकल 51A क्लॉज G फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट. देन आर्टिकल 253 गिवन पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर इंडिया टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज. तो ये सब ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. लीगल इवोल्यूशन इन इंडिया. कॉन्फ्रेंस ट्रिगर्ड वेव ऑफ इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स इन इंडिया. मतलब इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट पास किए गए, जिसके अंदर सबसे पहले आता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974, देन एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन. उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल दिया, रिस्पेक्ट अदर्स राइट, उसके बाद कोऑपरेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, अर्थ वॉच, गवर्निंग काउंसिल, एनवायरमेंट फंड, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट. इन सभी प्रोविजंस उस डिक्लेरेशन के अंदर आते हैं. रियो कॉन्फ्रेंस, उसको ही अर्थ समिट बोला जाता और उसको ही UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बोला जाता. तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता कि स्टॉकहोम और रियो कॉन्फ्रेंस को, वो ऐसा पूछते स्टॉकहोम को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, तो फिर वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. अगर उन्होंने पूछा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, देन वो रियो कॉन्फ्रेंस, उसको ही अर्थ समिट भी बोलते. द समिट वॉज हेल्ड 20 years आफ्टर फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम. मतलब ये स्टॉकहोम के 20 साल बाद की गई. इट्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 172 गवर्नमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ NGOs. गोल टू एड्रेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड अ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ इंटरडिपेंडेंट कंसेप्ट. की आउटकम्स क्या थे रियो समिट के? सबसे पहले उन्होंने रियो डिक्लेरेशन दिया ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जिसके अंदर 27 प्रिंसिपल्स थे, डिफाइन करते थे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन. इट पॉपुलराइज कंसेप्ट लाइक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एजेंडा 21. एजेंडा 21 ये बोलता था, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट था ऑन एन एक्शन प्लान फॉर 21st सेंचुरी. मतलब 21st सेंचुरी में अपन ऐसे ऐसे सब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे सब देश मिलके. देन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. बिग 3 कन्वेंशंस, ये लीगली बाइंडिंग थे. बिग 3 कन्वेंशंस के अंदर आता रियो समिट लेड टू ओपनिंग ऑफ 3 मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो है यूनाइटेड नेशन FCCC टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज. इसी की तहत मतलब पेरिस एग्रीमेंट बना उसके बाद, एंड क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ये UNFCCC के बाद. CBD टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. देन UNCCD to combat desertification and mitigate effects of drought. Impact on Indian law. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना 2002 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना 2010 में, और कुछ जुडिशियल डिसीजंस आए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साइट करा रियो डिक्लेरेशन को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए इन वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस के अंदर. Biodiversity. It means variety of plants, animals and other living organisms existing globally or within a particular habitat. तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के ऊपर, वो सब आ जाते. इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मेंटेनेंस ऑफ फूड चेन, न्यूट्रिशनल नीड्स, क्लीनर एयर, बेटर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, मेडिकल इंपॉर्टेंस. ये सब इंपॉर्टेंस हो गए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के.
देन मेथड्स क्या है कंजर्व करने के लिए, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वेस्टेज अवॉइड करना और गवर्नमेंट का रोल। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, मतलब ये गवर्नमेंट रोल के अंदर ही आता, उन्होंने ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बना दिया ताकि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की जा सके, जिसके ऑब्जेक्टिव थे कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज, देन रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। तो ये सब हो गया ऑब्जेक्टिव्स। पेनल्टीज क्या थी उस एक्ट के अंदर, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू ₹10 लाख और बोथ। देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी बनाई गई, इसका जो एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, और बॉडी कॉर्पोरेट विथ परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील, मतलब ये जो अथॉरिटी थी उसको कंपनी जैसे ही ये दिए गए थे इफेक्ट, जैसे परपेचुअल सक्सेशन बोल लो, कॉमन सील बोल लो। कंपोजिशन, इसके अंदर एक चेयरपर्सन रहता जो एक्सपर्ट इन बायोडाइवर्सिटी रहता, देन 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, 1 फ्रॉम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, 2 फ्रॉम एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ऑल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है और ये 3 tier बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस सिस्टम बनाया इसके अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले नेशनल लेवल आता, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई गई इस एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन लिखना और उसके अंदर ये पॉइंट्स को इलेबोरेट करना, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, लोकल पीपल इन्वॉल्वमेंट, अडॉप्टिंग अ फॉरेस्टेशन स्कीम, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। की प्रोविजंस क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन डी रिजर्वेशन एंड यूज़, उसके अंदर नो स्टेट शैल विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट de-reserve forest land, use forest land for non-forest purposes, assign forest land to private persons or authorities। मतलब इसका जो की प्रोविजंस था वो था कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया डी रिजर्वेशन पे एंड इस्तेमाल करने को लैंड का या फिर फॉरेस्ट का। तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के किसी भी फॉरेस्ट को डी रिजर्व नहीं कर सकती, कोई भी फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती, या फिर कोई भी फॉरेस्ट लैंड किसी प्राइवेट पर्सन या अथॉरिटी को असाइन नहीं कर सकती। तो जुडिशियल रूल, टी.एन. गोदावर्मन तिरुमल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, court expanded definition of forest, imposed bans on illegal felling, directed sustainable forest management। तो इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट है। कोर्ट अप्लाइड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, इस केस के अंदर कोर्ट ने ये अप्लाई करा। थ्रेट्स टू फॉरेस्ट, क्या क्या फॉरेस्ट को थ्रेट्स है? सबसे पहले इलीगल लॉगिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनक्रोचमेंट, क्लाइमेट चेंज। उसके बाद कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है? अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट का पेपर हो और ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा होता ही नहीं मोस्टली। ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट हैजार्डस प्लांट्स, to prevent hazardous plants and property, to comply with all measures laid by Stockholm Conference in 1972। की पावर्स गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इस एक्ट के अंदर कुछ पावर्स दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स स्वीपिंग पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड सेटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग एरियाज, जो बहुत सेंसिटिव एरियाज है उनको रिस्ट्रिक्ट करना, उसके बाद मतलब उधर पब्लिक इंटरफेरेंस रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा, हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, उसके बाद एंड एंड इंस्पेक्शन, किसी भी फैक्ट्री के अंदर की वो पोल्यूशन कॉज कर रही क्या, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही क्या, तो वो इंस्पेक्ट कर सकते और एंट्री कर सकते किसी भी फैक्ट्री के अंदर रिजनेबल टाइम में। उसके बाद प्लानिंग एंड एग्जीक्यूट नेशन वाइड प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस क्या थे इस एक्ट के? सबसे पहले सेक्शन 3, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट। देन सेक्शन 5, पावर टू गिव डायरेक्शंस, इसके अंदर इंक्लूडिंग पावर टू ऑर्डर क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री और कट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई, अगर वो कुछ वायलेशन कर रही होंगी इस एक्ट के प्रोविजंस का। तो देन सेक्शन 7, प्रोहिबिशन ऑन कैरिंग आउट एक्टिविटीज़ दैट डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स। उसके बाद सेक्शन 15, उसके अंदर पेनल्टीज आती, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू ₹1 लाख,
If violation continues, an additional fine of ₹5,000 per day can be levied. मतलब कोई वॉयलेशन कंटिन्यू कर रहा तो उसको 5,000 पर दिन का एडिशनल ये फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 19 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, इसके अंदर अलोज अ कॉमन सिटीजन टू फाइल अ कंप्लेंट इन कोर्ट प्रोवाइडेड दे गिव 60 डेज नोटिस टू गवर्नमेंट। मतलब इन्वायरमेंट अगर कोई पॉल्यूट कर रहा होगा तो कोई भी कॉमन सिटीजन उसके अगेंस्ट पिल दाखिल कर सकता है कोर्ट के अंदर, बट उसको सबसे पहले 60 डेज की प्रियर नोटिस भेजनी पड़ती गवर्नमेंट को। अम्ब्रेला नेचर, इंस्टेड ऑफ पासिंग अ न्यू लॉ फॉर एवरी इशू गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब नया लॉ न बनाते हुए इसके अंदर ही नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। इसके मेरिट्स है कोऑर्डिनेशन, क्विक एक्शन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इस एक्ट के। देन लिमिटेशंस है इस एक्ट के कि ये सेंट्रल को ही ज़्यादा पावर्स देता और पेनल्टीज बहुत कम है। वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये उसका कंप्लीट नाम है। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स। तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंदर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए। कंसेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया सेक्शन 25 एंड 26 द्वारा। कंसेंट टू इस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट, मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज सेटअप करने से पहले, इस्टेब्लिश करने से पहले कंसेंट लेना पड़ता CPCB का। उसके बाद कंसेंट टू ऑपरेट भी लेना पड़ता। देन की पावर्स ऑफ स्टेट बोर्ड, जैसे पावर टू टेक सैंपल्स, पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, पावर टू रिस्ट्रिक्ट, पावर टू गिव डायरेक्शंस, उसके बाद पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, पावर टू प्रोहिबिट यूज, पावर टू कैरी आउट वर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। देन प्रोहिबिशन ऑन पोल्यूटिंग, सेक्शन 24, no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter into any stream, well, sewer or on land. Then penalties क्या थी? Imprisonment can range from 1.5 years to 6 years and fines. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, तो इसका जो मटेरियल है वो सेम है जो अपन ने वाटर एक्ट के क्वेश्चन में देखा, बस वाटर की जगह आपको एयर डालना है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड CPCB SPCB। देन कंसेंट सिस्टम इसके लिए भी चलता, मतलब लगता कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट। की पावर्स क्या है? पावर टू टेक सैंपल, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, पावर टू रिस्ट्रिक्ट, पावर टू गिव डायरेक्शंस, पावर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, पावर टू प्रोहिबिट यूज, पावर टू कैरी आउट वर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। देन प्रोहिबिशन ऑन पोल्यूशन, इसके अंदर सेम सेक्शन 24, no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter into atmosphere, बस ऐसा। then penalty same 1.5 years to 6 years and fines। तो सिंपल है, एक करके गए तो दूसरा भी आ जाता, बस वाटर की जगह एयर डालना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT वॉज एस्टेब्लिश अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले तो इफेक्टिव एंड फास्ट डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, एनफोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सनस। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। देन कंपोजिशन ऑफ NGT, इसके अंदर एक चेयरपर्सन रहता जो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहता। देन एक जुडिशियल मेंबर्स, रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स रहते। उसके बाद एक्सपर्ट मेंबर्स, professionals with a master's or doctorate in science oblique engineering and at least 15 years of experience in the field of environment. Jurisdiction and powers, NGT has a power to hear all civil cases where a substantial question relating to environment is involved. It can hear cases of all environment related act except Wildlife Act 1972 and Indian Forest Act 1927। मतलब ये सभी केस, सभी एक्ट से रिलेटेड केसेस सुन सकता, उन पे डिसीजन दे सकता, लेकिन इसके एक्सेप्शन है वाइल्ड लाइफ एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि उसके अंदर बहुत बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी रहती। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, NGT is not bound by CPC, instead guided by principles of natural justice. Then when passing orders or awards, the NGT strictly applies sustainable development, precautionary principle, polluter pays principle. Key functions and relief,
It is mandated that tribunal must dispose of applications and appeals within 6 months of filing. मतलब कंपल्शन है इन पे कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपको डिसीजन देना पड़ेगा. Relief, provide compensation and relief to victims of pollution, order restitution of property damaged by environmental neglect, order the restoration of environment for a particular area. Any person aggrieved can appeal NGT's order to Supreme Court within 90 days. इसके लैंडमार्क अचीवमेंट्स क्या थे? सबसे पहले तो वेस्ट मैनेजमेंट पे कंट्रोल, देन एयर पोल्यूशन का प्रिवेंशन, बैन कर दिए 10 साल पुराने व्हीकल्स दिल्ली एनसीआर के अंदर. आर्ट ऑफ लिविंग की केस ये भी इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर इम्पोज करा उन्होंने इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन ऑफ ₹5 करोड़ फॉर डैमेज टू यमुना फ्लड प्लेन्स, स्टबल बर्निंग वगैरह वगैरह. Wetland. Wetlands are legally recognized as ecologically sensitive areas that act as earth kidney, filtering water, controlling floods, sustaining biodiversity. तो सिंपल है, वेटलैंड्स मतलब ऐसी ज़मीन जो पानी एब्जॉर्ब करके रखती, गीली ज़मीन बोल सकते हैं अपन. तो उसका ये रोल रहता कि वो सेंसिटिव एरियाज रहते और वो अर्थ किडनी की तरह काम करते, जैसे वो फिल्टर करते वाटर को, फ्लड्स को रोकते और सस्टेन करते बायोडाइवर्सिटी को. The 2017 rules, a wetland is defined as an area of marsh, fen, peatland, or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static, flowing, fresh, brackish or a salt water. मतलब वेटलैंड ऐसा एरिया जो मार्श रह सकता, पेन पीटलैंड जिधर वाटर या तो नेचुरल या मतलब नेचुरल रह सकता है या आर्टिफिशियल रह सकता, परमानेंट रह सकता है, टेम्पररी बना हुआ हो सकता. मतलब बारिश गिर गई और कि कोई जगह पानी ऐसा थम गया और वो ज़मीन ने एब्जॉर्ब करके रखा बहुत महीनों तक या दिनों तक, तो वो टेम्पररी वेटलैंड बोलेंगे अपन उसको. उसके अंदर पानी एक तो ठहरा हुआ रह सकता, फ्लोइंग रह सकता, फ्रेश रह सकता, ब्रैकिश रह सकता या सॉल्टी वाटर भी रह सकता. तो इसके अंदर आते कोस्टल जोन्स, डेल्टाज एंड रामसार साइट्स. तो इसी के अंदर रामसार कन्वेंशन एंड इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. इंडिया इज signatory. India designated numerous sites as Ramsar sites, for example, Chilika Lake, Colorado National Park, and Sundarban. Being Ramsar sites, they had higher layer of protection and international monitoring. मतलब ये जो रामसार कन्वेंशन हुआ था इसके अंदर इंडिया सिग्नेटरी थी, ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड. और इंडिया ने अपने देश के अंदर कुछ साइट्स को रामसार साइट्स करके घोषित कर दिया और इसी वजह से उनको हायर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग मिलता. तो वेटलैंड के अंदर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जैसे इंक्रोचमेंट, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, परमानेंट कंस्ट्रक्शन एंड पोचिंग, तो ये सब प्रोहिबिटेड है. उसके बाद 2017 का रूल जिसने पूरा गवर्नेंस शिफ्ट कर दिया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया. मतलब स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बन गई, पहले सिर्फ सेंटर के पास पावर थी, देन नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाएगी एंड डिजिटल इन्वेंट्री जिसके अंदर पूरा ये रहता इंफॉर्मेशन कि जितने भी वेटलैंड से इंडिया के अंदर उससे रिलेटेड. जुडिशियल प्रोटेक्शन, रोल ऑफ एनजीटी एंड सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एंड बफर जोन. बफर जोन मतलब ऐसे एरिया जो एज ऑफ वेटलैंड के अराउंड रहते, उधर कोई डेवलपमेंट अलाउ नहीं है. Offenses against wildlife. As per Wildlife Protection Act of 1972, wildlife is broadly defined to include any animal, bees, butterflies, fish, moths, aquatic or land vegetation that forms part of any habitat. मेजर कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस. सबसे पहले हंटिंग आता जो सेक्शन 9 के तहत. उसके अंदर किलिंग और पॉइजनिंग एनी वाइल्ड और कैप्टिव एनिमल, कैप्चरिंग, ट्रैपिंग और बेटिंग एनी एनिमल और इवन अटेम्प्टिंग टू डू सो, देन इंजूरिंग और डिस्ट्रॉइंग एनी बॉडी पार्ट ऑफ एनिमल, मतलब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही है. डैमेजिंग एग्स और नेस्ट ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. उसके बाद ड्राइविंग एनिमल्स फॉर एनी ऑफ अबव पर्पजेस. तो ये सब ऑफेंसेस आते हंटिंग के अंदर के. देन इलीगल पोजीशन एंड ट्रेड, उसके अंदर ओनरशिप. इट इज़ ऑफेंस टू पोजेस एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल any wild animal article or trophy without valid certificate. उसके बाद कमर्शियल ट्रेड, एनिमल स्किन का वगैरह, वो भी ऑफेंस के अंदर आता. देन टैक्सीडर्मी जिसके अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल ट्रॉफीज विदाउट लाइसेंस किया जाता. तो ये सब ऑफेंस के अंदर आते. देन ऑफेंसेस इन प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर के ऐसे कुछ एक्ट जिनको ऑफेंसेस कंसिडर किया जाता, जिसके अंदर आता डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक विदाउट परमिशन, setting fire to forest land, removing forest produce, construction buildings without authority.
न्यू ऑफेंसेस, इन्वेजिव एलियन स्पेसीज, CITES वायलेशंस। तो ये एक ऑथोरिटी है, CITES साइट्स बोलते हैं उसको। तो ये 2022 के अंदर अमेंडमेंट के तहत न्यू ऑफेंसेस ऐड किए गए थे। रिवाइज शेड्यूल्स ऑफ प्रोटेक्शन, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4। 1 के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया, जैसे लॉयंस, टाइगर्स वगैरह आती है इस कैटेगरी के अंदर। देन शेड्यूल 2 के अंदर सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन दिया गया बर्ड्स वगैरह को। देन शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट्स, एंड शेड्यूल 4 के अंदर जो CITES के अंदर स्पेसीज लिस्ट करी गई थी उनको। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू ₹1 लाख। इसको 25,000 से बढ़ाया गया, मतलब पहले 25,000 था, अभी 1 लाख है। Ozone layer and ozone depletion. Ozone is a allotropic form of oxygen, involve 3 molecules of oxygen, O3 बोलते हैं अपन ओजोन को इसलिए। It is a very powerful oxidizing agent and mainly present in stratosphere and protects the biosphere from excessive ultra radiation. Option ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रहते। कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन, सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देन न्यूक्लियर वेपन एंड वेस्टेज, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स एंड CFCs इमिशन। उसके बाद स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, ये पास करा गया। इसके अंदर रेगुलेशन ऑन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, देन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बैन ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। ओजोन डिप्लीशन प्रोसेस, ODSR केमिकल, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था एंड वेन्ना कन्वेंशन भी हुआ था इस ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड। तो ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब जो कंट्री सिग्नेटरी नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा ये रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बताया गया है। ओजोन डिप्लीशन प्रोसेस, ozone depleting substances are chemicals containing chlorine or bromine. When this reach stratosphere, solar radiation breaks them down, releasing atoms that destroy ozone molecule. मतलब ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रहते वो केमिकल्स रहते जिनके अंदर हैलोजन्स रहते, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो जब ये स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचते तो सोलार की जो रेडिएशन इन पे पड़ती इनको तोड़ देती और हैलोजन्स अलग अलग हो जाते, फिर वो एटम्स रिलीज करते जिससे ओजोन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होते। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहले तो हेल्थ रिस्क, उसके बाद इकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड क्लाइमेट बदलती, कभी भी बारिश होती, कभी भी कुछ भी होता है, ऐसा वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर भी आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज़, ओजोन सेल बनाया गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया, तो आर्टिकल 21 जिसको एक्सपांड करते हुए राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट ऐड करा गया। उसके बाद आर्टिकल 48A, DPSP स्टेट की ड्यूटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की। देन आर्टिकल 51A क्लॉज G, सिटीजन्स की ड्यूटी कि वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करे। देन कोर लीगल प्रिंसिपल जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिसने शिफ्ट कर दिया बर्डन ऑफ प्रूफ। ये मतलब अगर कोई व्यक्ति बोल रहा कि इससे ये प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता, तो उस व्यक्ति पे ये नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ कि भाई तू प्रूव कर कि कैसे हार्म होगा, वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसको प्रूव करना पड़ता है कि इससे हार्म कैसे नहीं होगा। तो इसीलिए शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ बोला गया। देन पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जिसके अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लाया गया कि जो भी पोल्यूशन करेगा उसको ही पे करना पड़ेगा, ऐसा। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये सब कोर प्रिंसिपल्स थे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड। देन रेगुलेटरी बैलेंस, उसके अंदर EIA एंड NGT के बारे में लिखना है। EIA मतलब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेस जैसे वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम 1996 की, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 की केस, स्टेरिलाइट इंडस्ट्रीज, MK रंजीत सिंह। देन फोकस ऑफ गवर्नमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस देना चालू करा। Global warming, it refers to long-term rise in average temperature of Earth's atmosphere and surface। मतलब जो अर्थ का वातावरण बोल लो या जो भी सरफेस है वो ज़्यादा गर्म हो रही, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा। तो इसके कॉसेस क्या है, सबसे पहले तो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, CH4, NO2, CFCs, डिफॉरेस्टेशन हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस,
तो इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहा। इसके इफेक्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज होती, ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस मेल्ट हो रहा है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी बढ़ाओ, एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन करो, रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज एंड पब्लिक अवेयरनेस बनानी चाहिए गवर्नमेंट ने। तो सिंपल है कि जैसे सनरेज आती तो ये अर्थ सरफेस है, तो बहुत सी सनरेज रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती, लेकिन कुछ ये एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती, वो जा ही नहीं पाती, वो इधर ही रुक जाती है, ऐसे इधर ही रुक जाती वो, मतलब वापस नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि ये जो CO2 CH4 Na2 है वो उससे रिएक्ट करके इधर ही ट्रैप कर लेती, उसको एब्जॉर्ब कर लेती उस सनरेज को अर्थ सरफेस के अंदर, तो इस वजह से हीट बढ़ जाती। Hazardous waste. Hazardous and other waste management and transboundary movement rules 2016 ये गवर्न करता है hazardous waste को। इसके अंदर ही डेफिनेशन बताएगी कि ऐसा वेस्ट जो पजेस करता एक या एक से ज़्यादा ये नीचे के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या रिएक्टिव, टॉक्सिक, इन्फेक्शियस हो, लाइक्लीहुड ऑफ डेंजर हो, तो फिर वो हजार्डस वेस्ट कंसिडर किया जाएगा। तो इसके सोर्सेज क्या है? केमिकल इंडस्ट्रीज, पेंट डाई पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, माइनिंग एक्टिविटीज से जनरेट होने वाला वेस्ट, हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज, बैटरीज, सॉल्वेंट्स, एसिड्स, ऑयल्स इंडस्ट्रीज और फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह, इनसे जो भी वेस्ट क्रिएट होता है वो हैज़ार्डस वेस्ट कंसिडर किया जाता। कैरेक्टरिस्टिक्स, वो टॉक्सिक रहते, फ्लेमेबल रहते, करसिव रहते, रिएक्टिव रहते और इन्फेक्शियस रहते। हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वेस्ट हैज़ार्डस है, उसको क्लासीफाई करो वेस्ट को, सेफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट करो उस पर, रीयूज रिसाइकल करो, डिस्पोजल इन डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल्स और इंसिनरेशंस, रिकवरी एंड यूटिलाइजेशन, प्रिवेंशन एंड मिनिमाइजेशन, ये सब वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ प्रोविजंस है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई वायलेशन करता है, मतलब जो भी है ये हज़ार्डस वेस्ट फैलाता है, तो फिर उसको इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा, जितना उसने नुकसान करा वो भर के देना। देन इम्प्रिजनमेंट हो सकती 5 साल की, या फाइन भरना पड़ सकता है 1 लाख तक का, या उसका जो फैक्ट्री यूनिट है उसको ही बंद कर दिया जा सकता। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो ये हज़ार्डस वेस्ट को रेगुलेट करती है उसके अंदर आता CPCB, SPCB, मॉनिटरिंग का काम करती है और एक्शंस लेती। इको मार्क, इसको ही इको लेबलिंग करके भी पूछते। तो इको मार्क रूल्स 2024, इसके तहत एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जिसके अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पार्टनरशिप विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये थी। देन लोगो इसका अर्थन पॉट मटके जैसा लोगो इसका। क्रिटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ इको मार्क, सबसे पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट मस्ट हैव अ वैलिड लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस विथ एनी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये दोनों के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट और BIS है, मतलब लाइसेंस या सर्टिफिकेट देने के लिए भी या कंप्लायंस चेक करने के लिए भी। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिसाइक्लिबिलिटी, मतलब ये चेक किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो ये सब कर रही क्या, जैसे वेस्ट मिनिमाइज कर रही क्या, रिसाइक्लिबिलिटी इनकी ज़्यादा है क्या, रिसोर्स इफिशिएंसी देखी जाएगी, हज़ार्डस सब्सटेंसेस कितने हैं यूज़ कर रहे हैं, मतलब हज़ार्डस वेस्ट क्रिएट हो रहा कि नहीं, वो सब चेक किया जाएगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड अगर वो फॉलो कर रही होंगी तभी उसको इको मार्क दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो प्रोडक्ट कौन से आते हैं इसके अंदर, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स हो गए जिसके अंदर जो भी आता हो, देन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट इसके अंदर आते। एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, सबसे पहले एप्लीकेशन भेजते CPCB वेब पोर्टल पे जाके, देन फिर CPCB और थर्ड पार्टी वेरीफायर जो ऑथराइज रहता वो वेरीफाई करता, देन उनको ग्रांट किया जाता इको मार्क जो 3 साल के लिए वैलिड रहता, और उसका एनुअल कंप्लायंस 31 मई को उनको कुछ तो भी रिपोर्ट्स वगैरह भेजना पड़ता है, ऐसा है कुछ तो भी। डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, तो ये इसलिए मैंने क्रॉस करा ताकि आप नीचे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो बेसिस प्रोटेक्शन लेवल, सेंचुरी के अंदर मॉडरेट प्रोटेक्शन रहता, नेशनल पार्क के अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन रहता। देन ह्यूमन एक्टिविटी सेंचुरी के अंदर लिमिटेड रहती, नेशनल पार्क के अंदर ऑलमोस्ट नील रहती। देन ग्रेजिंग इधर अलाउ रहती विद परमिशन, बट नेशनल पार्क के अंदर प्रोहिबिटेड है।
प्राइवेट राइट रह सकते सेंचुरीज के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर अलाउ ही नहीं है कोई प्राइवेट राइट। एंड ऑब्जेक्टिव है कि कंजर्व किया जाए विद को एग्जिस्टेंस नेशनल पार्क का प्योर प्रिजर्वेशन।